हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे नॉलेज अड्डा ऑफ अकाउंटेंसी। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि जिसका नाम है बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड theoretical part. After that we will solve one question which is related to balance sheet of banking company। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एग्ज़ाम में आपको 15 मार्क्स का आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला यहाँ पे बैंक बिजनेस इन इंडिया गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। रिमेंबर दैट, ये पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि, और यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आरबीआई लिखते हैं, तो ये ध्यान में रहे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 16 मार्च 1949। एज पर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 आर ऑल्सो अप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है बच्चों, बैंकिंग कंपनी पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ साथ बैंक कंपनीज एक्ट 2013 भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, बैंक इज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन एंड लाइसेंस्ड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड एक्ट एज अ सेफ कस्टोडियन ऑफ द फंड ऑफ इट्स कस्टमर। बैंक आर मेनली कंसर्न विद द रिसीविंग, कलेक्शन, ट्रांसफरिंग, बाइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड एक्सचेंजिंग एंड सर्विसिंग मनी। बेसिकली बैंक का जो काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उस डिपॉजिट को लेंड करना। तो ये है जो आपका नॉर्मल थ्योरेटिकल पार्ट है। तो एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप बच्चों, स्टैट्यूटरी रिजर्व। एवरी बैंक हैव टू मेंटेन स्टैट्यूटरी रिजर्व। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एवरी बैंक हैव टू मेंटेन स्टैट्यूटरी रिजर्व अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल क्रिएट रिजर्व एंड ट्रांसफर एट लीस्ट मतलब मिनिमम 25% ऑफ इट्स एनुअल प्रॉफिट बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। मतलब आपको जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होगा उसका 25% आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम आ जाते हैं आपको बच्चों बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ पे। तो टोटल बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट में टोटल 16 शेड्यूल होते हैं। 16 शेड्यूल फ्रॉम शेड्यूल नंबर 1 टू शेड्यूल नंबर 12। Schedule number 1 to schedule number 12 is related with balance sheet. Schedule number 1 to schedule number 12 is related with balance sheet. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्म ए इज अप्लीकेबल फॉर बैलेंस शीट एंड फॉर्म बी इज अप्लीकेबल फॉर P&L अकाउंट। बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग, ये भी रिमेंबर दैट बच्चों, ये भी ध्यान में रखें। फॉर्म ए ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फॉर्म ए इज अप्लीकेबल फॉर बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड इन बैलेंस शीट फ्रॉम शेड्यूल नंबर 1 टू शेड्यूल नंबर 12 इज अप्लीकेबल। अब इसको याद रखने के लिए देयर आर 12 शेड्यूल इन बैलेंस शीट। आपको याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया है बच्चों, जिसका नाम है कैन राहुल धोबी बाय ऑरेंजेस। तो C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, D फॉर डिपॉजिट, B फॉर बोरोइंग, O फॉर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। And capital is related to schedule number 1, reserve and surplus schedule number 2, deposits schedule number 3, borrowing schedule number 4, other liability and provision schedule number 5. Asset CBI, a fantastic organization। C for मतलब cash in hand, balances with RBI, B for balances with other bank and money at call short notice, I for investment, A for advances, F for fixed asset एंड O फॉर अदर एसेट। शेड्यूल नंबर की बात करें 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विद आरबीआई के लिए शेड्यूल नंबर 6 है। बैलेंसेस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7। इन्वेस्टमेंट के लिए शेड्यूल नंबर 8। एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9। फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नंबर 10। अदर एसेट शेड्यूल नंबर 11 एंड शेड्यूल नंबर 12 इज फॉर कंटिजेंट लायबिलिटी एंड बिल फॉर कलेक्शन।
तो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 13 आइटम आते हैं, और ये बच्चों ध्यान में रहे ये 13 आइटम फिक्स्ड हैं, इसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये 13 आइटम फिक्स ही होंगे। आपको बस याद रखना है प्रॉपर ऑर्डर में शेड्यूल नंबर, देयर आर 5 शेड्यूल रिलेटेड विद बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड देयर आर 6 शेड्यूल रिलेटेड विद एसेट, ठीक है, और 1 फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी। कैपिटल में एज यू नो कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आएगी, कैपिटल इज अ फर्स्ट आइटम, ध्यान में रखना ये आपका क्या होता है फर्स्ट आइटम, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एंड कैपिटल के लिए शेड्यूल नंबर 1 अप्लीकेबल होता है, विच कंटेन ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, एज यू नो रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा और एनी अदर रिजर्व विच इज इंक्लूडेड इन रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज शेड्यूल नंबर 2। डिपॉजिट्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इट कंटेन डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड अकाउंट टर्म डिपॉजिट। द डिपॉजिट आर गिवन इन शेड्यूल नंबर 3। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है डिपॉजिट्स के लिए कितना है बच्चों शेड्यूल, ध्यान में रखें डिपॉजिट्स के लिए शेड्यूल नंबर 3 है। और यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप का आपको डिपॉजिट पता होगा, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट और एक रिकरिंग डिपॉजिट। एनी अदर डिपॉजिट विच इज एक्सेप्टेड बाय बैंक तो वो आपका शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। कैपिटल जो है शेड्यूल नंबर 4 में आएगा एंड डिपॉजिट जो है शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। बोरोइंग शेड्यूल नंबर 4, मतलब बोरोइंग मीन्स व्हाट, बोरोइंग का मतलब ये है बच्चों बैंक ने एज अ बैंक ने कोई लोन एक्सेप्ट किया है, कोई लोन बोरो किया है तो आपका शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग में आएगा। ये आपका अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, इसमें आपका इट इंक्लूड बिल्स पेएबल, बैंक, ब्रांच ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रांच ऑफिस का अगर ध्यान में रखें बच्चों, ब्रांच ऑफिस और इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, क्रेडिट बैलेंस। अब ये ध्यान में रखना अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो ध्यान रहे बच्चों वो आपका जो है क्रेडिट बैलेंस है तो आपका लायबिलिटी में आएगा, वो अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में। अगर ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ऑफिस इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस है तो ये आपका अदर एसेट में आता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे लिखा है ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस। तो ध्यान रहे बच्चों ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस अदर लायबिलिटी दैट इज शेड्यूल नंबर 5 और ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस अदर एसेट दैट इज शेड्यूल नंबर 11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आई होप आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिपॉजिट, ध्यान रखना ये जो लायबिलिटी अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में कौन सा वाला इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आएगा, आउटस्टैंडिंग कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है अगर किसी लायबिलिटी पे, लायबिलिटी का मतलब आपका 2 ही लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट आ सकता है, एक आपका डिपॉजिट्स के ऊपर और दूसरा आपका बोरोइंग के ऊपर। तो ये ध्यान में रखना, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लेना है आपको, ठीक है। और कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विद आरबीआई शेड्यूल नंबर 6 में क्या आएगा, कैश इन हैंड मतलब आप बैंक के पास जो कैश अवेलेबल है और बैलेंसेस विद आरबीआई, ये 2 आइटम आपका शेड्यूल नंबर 6 में आएगा। बैलेंसेस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, ये आपका शेड्यूल नंबर 7 से रिलेटेड है। शेड्यूल नंबर 7 में इट कंटेन द बैलेंस ऑफ बैलेंसेस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस का मतलब 14 डेज के अंदर अगर कोई पैसा आ जाता है दैट इज कॉल्ड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस और वो आपका शेड्यूल नंबर 7 में आएगा। इन्वेस्टमेंट, अगर बैंक के पास कोई एक्सेस फंड अवेलेबल है और उसे बैंक ने कहीं इन्वेस्ट किया है दैट कम्स अंडर शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 8। तो आपको ध्यान में रखना है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर मतलब बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा, दैट इज शेड्यूल नंबर 7। एडवांसेस का मतलब है बैंक ने किसी को लोन दिया है, किसी भी टाइप में लोन दिया होगा बैंक ने, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, व्हाटएवर, मतलब बैंक ने किसी को लोन दिया है, लिया नहीं, लिया रहेगा तो बोरोइंग में आएगा, अगर बैंक ने लोन दिया है तो आपका शेड्यूल नंबर 9 में आएगा, that is your advances. It gives detail about the loans and advances guaranteed by bank. It includes loans, cash, credit, overdraft, term loan, bills purchased and discounted, ठीक है। फिक्स्ड एसेट का मतलब जो भी बैंक का प्रॉपर्टी होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल प्रीमाइसेस हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, दिस आर दी कम्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स और उसके लिए शेड्यूल नंबर 10 है। अदर एसेट
यहाँ पे शेड्यूल नंबर 6 से लेके शेड्यूल नंबर 10 तक जो भी एसेट नहीं आते, बाकी जो एसेट बच गए होंगे वो सारे एसेट कहाँ आएंगे, अदर एसेट्स में। जैसे आपका इट इंक्लूड एडवांस टैक्स, स्टेशनरी, स्टैम्प्स इन ऑन हैंड, ब्रांच एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड। ऊपर भी ध्यान रखना शेड्यूल नंबर 5 में भी इंटरेस्ट एक्रूड था, शेड्यूल नंबर 11 में भी इंटरेस्ट एक्रूड है। शेड्यूल नंबर 5 में इंटरेस्ट एक्रूड जो था वो आपका अदर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था। अब शेड्यूल नंबर 11 में जो इंटरेस्ट होगा वो एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट बाकी है तो आपका शेड्यूल नंबर 11 में आएगा। ठीक है। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट मे बी हैपन, मे नॉट बी हैपन इन फ्यूचर। ऐसी कोई लाइबिलिटी जो भी फ्यूचर में पे करनी पड़ सकती है और नहीं भी करनी पड़ सकती है, ऐसी लाइबिलिटी को हम शेड्यूल नंबर 11 में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज योर कंटीजेंट लाइबिलिटी। ठीक है। सॉरी, शेड्यूल नंबर 12 में बिल फॉर कलेक्शन, अगर बैंक ने कोई बिल एक्सेप्ट किया फॉर द कलेक्शन पर्पज, और वो ध्यान में रखना, ये जो बिल फॉर कलेक्शन है इट इज नॉट अ लाइबिलिटी और नॉट अ एसेट। ये आपको बैलेंस शीट के नीचे जस्ट एन इंफॉर्मेशन बताना होता है। बिल फॉर कलेक्शन, बैंक जो है किसी कस्टमर के बिहाफ में कोई बिल एक्सेप्ट किया है कलेक्शन पर्पज के लिए, तो ऐसे बिल को बिल फॉर कलेक्शन बोला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इंक्लूड द बिल्स रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। ध्यान रखना, बैंक ने बिल को परचेज नहीं किया है, बैंक ने बिल को एक्सेप्ट किया है, किसके बिहाफ में, कस्टमर के बिहाफ में। क्या करने के लिए, फॉर कलेक्शन पर्पज, दिस शोन आउटसाइड द बैलेंस शीट। ध्यान रखना, बिल फॉर कलेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इनसाइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो वापस से हम आ जाते हैं क्विकली, एक बार फॉर्मेट फिर से रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। फॉर्मेट में हमारा क्या है, टोटल 12 शेड्यूल होंगे बैलेंस शीट में। पहला हमारा शेड्यूल स्टार्टिंग 1 to 5 is related with the balance sheet. Schedule number 1 is for capital, schedule number 2 is for reserve and surplus, schedule number 3 is for deposit, schedule number 4 is for borrowing, schedule number 5 other liability and provision, schedule number 6 cash in hand and balances with RBI, schedule number 7 balances with other bank and money at call short notice, schedule number 8 investment, schedule number 9 advances, schedule number 10 fixed asset, schedule number 11 other asset and schedule number lastly। ध्यान रखना, ये यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का टोटल हो जाता है। कंटीजेंट लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इनसाइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट के टोटल में कंटीजेंट लाइबिलिटी और बिल्स फॉर कलेक्शन नहीं आएगा। एंड शेड्यूल नंबर 12 इज फॉर कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो आपको शॉर्टकट याद रखना है, ट्रिक भी है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखा है, आप वहाँ उस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू। अब हम शेड्यूल वाइज देखो, यहाँ पे बच्चों आपको शेड्यूल याद रखना बहुत जरूरी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अ शेड्यूल। अब शेड्यूल नंबर 1 इज फॉर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1 फॉर कैपिटल में क्या आएगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल। नॉर्मली यहाँ पे आपको पता ही होगा, ज़्यादा कुछ हमें बताने का जरूरत नहीं है। अब शेड्यूल नंबर 2 इज फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2 इज फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्व है। यहाँ पे आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया, एवरी बैंक हैव टू क्रिएट स्टैट्यूटरी रिजर्व, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी बैंक। ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का कोई रिजर्व है, करंट ईयर में आपने जो ट्रांसफर किया होगा 25%, अगर आपको ध्यान में रहे क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू हैव टू ट्रांसफर 25%। इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन देन यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर में जो आपको एडिशन हुआ रहेगा वो ऐड करो, माइनस डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद कैपिटल रिजर्व, मतलब कोई भी रिजर्व आपके पास है वो सारे रिजर्व को यहाँ पे ऐड करो। बैलेंस प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में जो यू कैन टेक अ टोटल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। डिपॉजिट्स में आपको हमने बता ही दिया, 3 टाइप का डिपॉजिट हो सकता है, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। बोरोइंग का मतलब बैंक ने, देखो यहाँ पे लोन टेकन बाय बैंक, बोरोइंग मीन्स व्हाट, लोन टेकन बाय बैंक। लोन वेरियस जगह से लोन बैंक ले सकता है, वो आपको बोरोइंग में आपको आना है। शेड्यूल नंबर 5 इज रिलेटेड विद अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। ध्यान में रखना, ऐसा लाइबिलिटी जो शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 में नहीं आता, वो लाइबिलिटी कहाँ आएगी, शेड्यूल नंबर 5, दैट इज योर अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। बिल फॉर कलेक्शन, क्रेडिटर्स, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट, इसके बारे में हमने पहले ही बताया। ध्यान में रखना, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 5 में आएगा, डेबिट है तो शेड्यूल नंबर 11 में आएगा। इंटरेस्ट एक्रीड ऑन बोरोइंग एंड डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग एंड पेएबल, किसके ऊपर, डिपॉजिट्स या बोरोइंग के ऊपर।
प्रोविजन फॉर टैक्स, रीबीट ऑन बिल डिस्काउंटेड और रीबेट, दैट ये ध्यान में रखना यहाँ पे कौन सा रिजर्व आएगा, रीबेट आएगा बच्चों, क्लोजिंग रीबेट। यहाँ पे कौन सा आएगा, क्लोजिंग रीबेट आएगा। कौन सा रीबेट आएगा बच्चों, क्लोजिंग रीबेट आपको यहाँ पे देना होगा, दिखाना होगा। अदर, इसके अलावा कुछ भी आउटस्टैंडिंग वगैरह है, जैसे कोई एक्सपेंसेस वगैरह आउटस्टैंडिंग है तो आपका अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आएगा। नाउ शेड्यूल नंबर 6 इज रिलेटेड विथ कैश बैलेंस एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई। दो ही चीज़ें यहाँ पे आएगी। शेड्यूल नंबर 7 बैलेंसेस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, मतलब किसी दूसरे बैंक में आपने डिपॉजिट कर रखा है, बैलेंस रखा है बैंक ने, और मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस। शेड्यूल नंबर 8 फॉर इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 8 इज रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आप बैंक किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गोल्ड। ध्यान रखना है अभी एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया है देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट सिल्वर में किया है देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ आपका अदर एसेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान में रहे। गोल्ड में है तो आपका इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर में है तो आपका जो है अदर एसेट है, ठीक है। इसके बाद एडवांसेस। अब यहाँ पे ध्यान देना, लोन टेकन बाय बैंक है देन इट इज बोरोइंग, लोन गिवन बाय बैंक टू एनी अदर पर्सन देन इट इज एडवांसेस, और ये आपका एसेट का पार्ट होगा। अगर बैंक ने बिल्स रिसीवेबल परचेज किया या डिस्काउंट करवाया आपका, जैसे आपका ड्रॉवर से, तो आपका एडवांसेस में आता है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स पेएबल ऑन डिमांड। टर्म लोन मतलब किसी भी टाइप का लोन बैंक ने किसी को दिया है दैट कम्स अंडर एडवांसेस। एक ध्यान में रखना, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड इज ऑल्सो कम्स अंडर एडवांसेस। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना, bill purchased and discounted it is also included in advances, it is also a part of advances, ठीक है। Now schedule number 10. Schedule number 10 is related with fixed asset. Fixed asset में आपका बच्चों premises, फर्नीचर और कोई भी fixed asset जो भी रहेगा उसमें से depreciation माइनस करो, that is included in schedule number 10. Schedule number 11 is for other asset. Schedule number 11 is for other asset. ध्यान रखना पहला ही आइटम है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। अगर डेबिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 11, क्रेडिट है तो शेड्यूल नंबर 5, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एडवांसेस, टैक्स एडवांस टैक्स रहेगा। सिल्वर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्वर हमने अभी बताया, सिल्वर रहेगा तो एडवांसेस है, गोल्ड रहेगा तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सॉरी, सिल्वर रहेगा तो अदर एसेट, गोल्ड रहेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट में आता है। स्टेशनरी एंड स्टैम्प इन हैंड और नॉन बैंकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बच्चे मिस कर जाते हैं। नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल बैंक ने किसी को लोन दिया, मान लेते हैं मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए को बैंक ने लोन दिया और कार परचेस करने के लिए। मिस्टर ए ने कार परचेस किया लेकिन बैंक का ईएमआई टाइम टू टाइम नहीं पे कर रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा, जो है उनकी कार, मिस्टर ए की कार को सीज कर लेगा। अब कार किसके पास आ गई, बैंक के पास। तो बैंक जो है कार सेलिंग बिजनेस नहीं है, लेकिन बैंक ने जो कार सीज किया इट इज एसेट फॉर बैंक, बराबर है। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। जो बैंक का लोन बाकी था उसके अगेंस्ट बैंक ने उस कार को एक्वायर किया, दैट इंक्लूड नॉन बैंकिंग एसेट, ठीक है। उसका मतलब होता है नॉन बैंकिंग एसेट है। और ध्यान रहे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन बैंकिंग एसेट कम्स अंडर अदर एसेट, दैट इज, और उसके अलावा कोई एसेट है तो अदर एसेट में आएगा। उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट। क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट मतलब अगर बैंक ने के अगेंस्ट कोई क्लेम कर रहा है कोई पैसे का, लेकिन बैंक ने उसे एक्नॉलेज्ड है, बैंक ने अपना लोन लायबिलिटी नहीं माना है, तो ऐसे केसेस में आपको उसको क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर पार्शियल पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, और उस कंपनी में जब बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया तो उस कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था, लेकिन जब उसने कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम पे 5 रुपीज़ पे करके ही इन्वेस्टमेंट किया, और बचा जो 5 रुपया है, ये जब कंपनी सामने वाली जो है वो जब चाहे तब मांग सकती है। अब कब मांगेगी बैंक को ये पता नहीं है, तो बैंक इस 5 रुपये को जो बाकी का बचा 5 रुपया है, इसे बैंक क्या बताता है, अपना कंटीजेंट लायबिलिटी, दैट इज फॉर लायबिलिटी फॉर पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, क्योंकि हमने 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने 5 रुपये का ही पेमेंट किया अभी तक, मतलब 5 रुपया और पेमेंट करना बाकी है। तो ऐसे केसेस में आपको बोला जाता है लायबिलिटी फॉर पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट, इट्स कम्स अंडर आपका कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, गारंटी गिवन बाय ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब गारंटी अगर बैंक ने लिया है तो एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट और एनी ऑब्लिगेशन, दिस आर कम्स अंडर कंटिजेंट लायबिलिटी। तो आपको वापस हमने ये आपका शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12 तक था, आपका जो है बैलेंस शीट से रिलेटेड था। तो ये सारे अगर आपको ऑर्डर में सारे शेड्यूल्स याद हैं तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग जो है आपका जो है हम लोग बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच बच्चों।